Hello students, our next topic is probability. So today we will start chapter 15 probability of your syllabus. Already 9th class में probability हमने पढ़ी है. तो let us start the topic. What is probability? सबसे पहले तो probability क्या है? Probability is chance of happening of an event. प्रोबेबिलिटी असल में क्या है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया उसमें एक पर्टिकुलर इवेंट के कितने चांसेस हैं कि वो हैपन होगा या वो अपीयर होगा, उस चीज़ को हम प्रोबेबिलिटी का नाम दे देते हैं. तो और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है जिसे हम यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की फाइंड करने के लिए, दैट इज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, दीज फेवरेबल आउटकम्स, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और जिस चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं दैट आउटकम इज फेवरेबल टू अस, तो उसे हम फेवरेबल आउटकम का नाम दे देते हैं. तो हमने वो सारे आउटकम्स काउंट करने होते हैं कि कितने फेवरेबल हैं, और नीचे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट को जो हमने परफॉर्म किया उसके टोटल कितने आउटकम्स हैं. ऊपर सिर्फ वो आउटकम्स लिए जाते हैं जो फेवरेबल हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाहते हैं, और नीचे उस एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स को काउंट करके लिखा जाता है. इन शॉर्ट वी कैन राइट इट एज फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स. किसी एक्सपेरिमेंट के फेवरेबल कितने हैं और उस एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स कितने हैं, जब इन दोनों को डिवाइड करके जो वैल्यू बनती है उस वैल्यू को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट बोलते हैं. मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है. लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट थ्रो अ लूडो डाइस. हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, एक लूडो डाइस थ्रो की. तो सबसे पहले हमें ये देखेंगे कि जब हम लूडो डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं. तो हमें पता है लूडो डाइस के 6 फेसेस होते हैं, हर एक फेसेस पे डॉट्स मार्क किए जाते हैं 1 से लेके 6 तक. तो पहले हम एक सैंपल स्पेस एक सेट बनाएंगे. ये सेट होता है उन सभी रिजल्ट्स का जो किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद सामने हमारे आ सकते हैं. मतलब अगर लूडो डाइस थ्रो किया तो वो 6 फेसेस में से कोई भी एक फेस सामने आ सकता है. तो हमने सैंपल स्पेस में सारे पॉसिबल फेसेस लिख लेने के टोटल उसके कितने रिजल्ट्स हो सकते हैं और वो कौन कौन से होंगे. मतलब सैंपल स्पेस उन रिजल्ट्स का एक सेट होता है जो हमारे सामने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद एज अ रिजल्ट सामने आ सकते हैं. तो सैंपल स्पेस में लूडो डाइस थ्रो की है, उसमें 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 से इसके ये सारे पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं. तो अब इस एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स कितने हैं. तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स हैं. दैट मीन्स इस एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स हैं 6. सपोज हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ एन इवन नंबर. वी हैव टू फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर. तो सबसे पहले हम ये दे देते हैं, मतलब अब ये इवन नंबर हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स होगा. तो अब इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2, 4 एंड 6. तो मैंने यहाँ पे तीनों को लिख लिया, 2, 4, 6. मतलब मैं हमारे पास, सॉरी यहाँ पे नहीं, इवन नंबर्स हमारे पास हैं 2, 4 एंड 6 इस एक्सपेरिमेंट में. तो अब हमने ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, हमने इनको काउंट करना है. सो आर फेवरेबल आउटकम्स आर ऑफ एक्सपेरिमेंट आर 1 to 6 टोटल, मतलब 6 टोटल आउटकम्स हैं, उनमें से 3 ऐसे नंबर हैं जो इवन हैं. तो हमारे फेवरेबल आउटकम यहाँ पे 3 हैं, 1, 2 एंड 3. हमने पहले टोटल आउटकम्स को काउंट कर लिया. उसके बाद जिस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इवन नंबर्स, वो मैंने सारे लिख लिए कि 1 to 6 तक कौन कौन से इवन नंबर्स हैं, हमने उन्हें काउंट कर लिया. अब टोटल आउटकम्स मेरे पास 6 हैं एक्सपेरिमेंट के, और फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास हैं 3. तो प्रोबेबिलिटी, अब ये इवन नंबर्स वाला हमारा हो गया इवेंट. हम इसे ई का नाम दे देते हैं कि जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट इज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई. ई के कितने आउटकम्स हैं फेवरेबल, 3, 2, 4 एंड 6. 3 आउटकम्स आर फेवरेबल ओवर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट के टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स थे वो भी हमने काउंट किए, 6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज 1/2. सपोज इसी तरह यहाँ पे हमें पूछी जाए प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर्स. तो इस एक्सपेरिमेंट में हम प्राइम नंबर्स देख लेते हैं. हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2, 3 एंड 5. प्राइम नंबर्स जो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद अपना फैक्टर होता है, एक 1 उनका फैक्टर होता है. तो 1 से लेके 6 तक हमारे पास 3 प्राइम नंबर्स हैं, 2, 3 एंड 5.
सो हमारे फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे कितने हो गए? अब मैं इवेंट अपना प्राइम नंबर्स मान रही हूँ, कितने? 1 2 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए अगेन नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, फेवरेबल आउटकम्स दीज आर 3 ओवर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, और टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं? 6। तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास कितनी आ गई? 1/2। तो दिस इज द वे टू फाइंड द probability of a particular event related to an experiment. Okay. There are some facts of the probability. कुछ टर्म्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ प्रोबेबिलिटी की। फर्स्ट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली इफ ऑल ऑफ देम हैव सेम चांस ऑफ अकरिंग। किसी भी एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स इक्वली लाइकली कब होंगे? जब उन सभी आउटकम्स की हैपनिंग के या उनकी अक्रेंस के जो चांसेस हैं वो सेम होंगे। सिंपल एग्जांपल है, अगर हम कॉइन की टॉस कर रहे हैं तो दैट मीन हम कॉइन की टॉस करते हैं, जितनी देर तक कॉइन जमीन पे नहीं गिरेगा तब तक हमारे माइंड में दोनों चीजें चल रही होती हैं कि जितने चांसेस हेड के हैं उतने ही चांसेस टेल के हैं। मतलब हमारे दिमाग में दोनों चीजें उस वक्त चल रही होती है कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। मतलब वो दोनों एक ऐसे चांसेस है जिनकी प्रायर जजमेंट नहीं होती और दोनों की हैपनिंग की, दोनों की अक्रेंस के इक्वल चांसेस होते हैं जब तक कॉइन जमीन पे नहीं गिरता। तो दैट मीन्स कॉइन की टॉस में हेड और टेल जो है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। सेम चीज डाइस के केस में होती है कि डाइस में जब तक डाइस थ्रो नहीं की जाती, नीचे नहीं गिरती, तब तक माइंड में 6 के 6 नंबर हमारे घूम रहे होते हैं कि इन 6 के 6 नंबर्स में से कोई भी नंबर हमारे सामने अपीयर हो सकता है। तो दैट मीन्स कि जब तक डाइस रुकती नहीं है बोर्ड के ऊपर तब तक हम जज नहीं कर पाते कि कौन सा नंबर अपीयर होगा। तो दैट मीन्स जब तक वो नहीं रुकती तब तक सभी चांसेस हमारे दिमाग में इक्वली उनके हैपनिंग के चांसेस आ रहे होते हैं। तो दैट मीन्स वो सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स वही हुए कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स अपीयर होने हैं अगर उनकी हैपनिंग के इक्वल चांसेस होते हैं तब हम उन आउटकम्स को इक्वली लाइकली आउटकम्स बोल देते हैं। नेक्स्ट टर्म इज पॉइंट इज सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1। कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया, एलिमेंट्री इवेंट्स वो होते हैं कि उसमें जो जो इवेंट्स अगर हो सकते हैं। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम परफॉर्म करते हैं उसके जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, जितने भी उसमें इवेंट्स हमारे सामने आएंगे, उन सब की अगर प्रोबेबिलिटीज निकाल के उन्हें प्लस किया जाए तो आंसर हमेशा 1 बनेगा। मैं एग्जांपल ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल डाइस का केस ही हम ले लेते हैं कि हमारे पास डाइस में इन डाइस हमारे पास टोटल आउटकम्स हमें पता है कि 6 हैं। 6 में वो कौन कौन से आउटकम्स हैं? इसका सैंपल स्पेस हमारे पास क्या था? 1 2 3 4 5 6। अगर हमने डाइस को थ्रो किया और हमने एक बार डाइस को थ्रो किया और हमने ये पता करना है कि क्या चांसेस है कि 1 अपीयर होगा, तो दैट मीन्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ 1 कितने चांसेस होंगे? अब टोटल आउटकम्स हमारे 6 हैं, डाई को सिर्फ एक बार थ्रो किया तो एक थ्रो में एक बार ही 1 आ सकता है, तो पॉसिबल चांसेस 1 के अपीयर होने के 1 ओवर टोटल चांसेस 6। इसी तरह अगर प्रोबेबिलिटी कि हमने डाइस को एक बार थ्रो किया, क्या चांसेस है कि 2 आएगा उसके फेस पे, तो एक थ्रो में एक बार ही 2 आ सकता है, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे 1 हो जाएगा और टोटल आउटकम्स हमारे 6। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 1/6। सो उन 6 के 6 केसेस की प्रोबेबिलिटी एक थ्रो में हमारे पास 1/6 आएगी वैन एवर। और अब इन सब प्रोबेबिलिटीज को अगर हम प्लस कर देते हैं, probability of happening of 3, probability of happening of 4, then probability of happening of 5, probability of happening of 6, हर एक की probability हमारे पास 1/6 1/6 1/6 1/6। सिंगल थ्रो की बात कर रही हूं मैं कि एक थ्रो में हर एक नंबर एक बार ही अपीयर हो सकता है, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1 out of 6 1 out of 6 1 out of 6। तो 6 के 6 केसेस की प्रोबेबिलिटी सेम हो गई, तो हमारे पास 6/6 दैट इज 1 आंसर। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट उसके अंडर जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स आते हैं और उन एलिमेंट्री इवेंट्स की हम प्रोबेबिलिटीज को अगर प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा हमारा 1 बनेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी। नाउ
थर्ड पॉइंट इज श्योर इवेंट. श्योर इवेंट और वी कैन कॉल इट एज सर्टेन इवेंट. द इवेंट विच इज श्योर टू हैपन. कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा आउटकम जिसके बारे में हम 100% श्योर होते हैं कि ये चीज होगी ही होगी और इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये कभी नहीं हो सकता, मतलब जिसके 100% चांसेस उसकी हैपनिंग के ही हैं, दैट इज अ श्योर इवेंट. और प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट की होती है हमेशा 1. तो इसकी अगर हम श्योर इवेंट की एग्जांपल लें, श्योर इवेंट की एग्जांपल मैं ले रही हूं, द सन सेट्स इन वेस्ट. हमें पता है कि सन हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में सेट होता है, मतलब सूरज हमेशा पश्चिम में छिपता है. इस स्टेटमेंट को कभी भी बदला नहीं जा सकता और ये स्टेटमेंट 100% राइट है, जो कभी भी चेंज नहीं होगी, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो दैट मीन्स दिस इज अ श्योर इवेंट. और इस इवेंट की अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सन सेट्स इन द वेस्ट, सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1. मतलब कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो श्योर है, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, जिसके 100% चांसेस है यही होगा और हर बार सेम रिजल्ट रहेगा, दैट इज अ श्योर इवेंट. और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ, इम्पॉसिबल. एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर. कोई भी ऐसा इवेंट जो कभी भी अकर नहीं होगा, दैट इज नॉन एज इम्पॉसिबल इवेंट. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0. और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है. इसकी हम कोई भी एग्जांपल सेट कर सकते हैं. सी, अगर हम कहते हैं कि दिस टाइम आफ्टर संडे इट विल बी वेडनेसडे, कि अगर हम कहते हैं कि इस बार संडे के बाद डायरेक्ट वेडनेसडे आएगा, विच कांट हैपन, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि संडे के बाद हमेशा मंडे ही आता है. मतलब संडे के बाद डायरेक्ट वेडनेसडे कभी भी नहीं हो सकता, मतलब ये चीज कभी भी नहीं हैपनिंग, इसकी हैपनिंग कभी भी नहीं होगी. मतलब ये कभी भी ऐसा केस नहीं आएगा कि संडे के बाद डायरेक्टली वेडनेसडे हो. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, जो कभी भी सही नहीं हो सकती. सो दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट और इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट विल बी 0. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज अ नंबर सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1. कहते किसी भी इवेंट की जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो वो जो नंबर होता है वो कैसा होता है, 0 से बड़ा या इसके इक्वल, 1 से छोटा या इसके इक्वल. हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं. हमारे पास अगर हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लेते हैं, ठीक है, अगर मैं कॉइन का केस ले रही हूं कि टॉसिंग अ कॉइन को एक बार टॉस किया 1 टाइम, टॉसिंग अ कॉइन 1 टाइम, तो मेरे पास सैंपल्स मेरे पास आगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा. दिस इज आवर सैंपल स्पेस. तो टोटल आउटकम्स हमारे यहाँ पे 2 हो गए, हेड एंड टेल. तो प्रोबेबिलिटी, अगर मान लो हेड की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के, हेड की हैपनिंग के कितने चांसेस हैं, तो हेड 2 में से एक बार हेड आ रहा है, 1/2. अगर प्रोबेबिलिटी टेल की निकालनी हो तो हमारे पास 1/2. अब इस केस में अगर हम देखें, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को अगर कंपेयर करें तो न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है. जब भी न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वो वैल्यू हमारी हमेशा 0 से बड़ी बनती है और 1 से छोटी बनती है, मतलब 0 और 1 के बीच लाई करती है. क्लियर. और अगर हम बात करें श्योर इवेंट की, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 1, इम्पॉसिबल इवेंट की बात करें उसकी प्रोबेबिलिटी है 0. मतलब प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और थर्ड नंबर 0 और 1 के बीच का नंबर भी हो सकती है. तो इसी वजह से ये रिजल्ट बना है कि प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट की 0 से बड़ी होगी, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन अगर हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हमेशा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा आएगा और ये वैल्यू हमेशा 0 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगी, 1 से छोटी और 0 से बड़ी. इट मीन्स प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से हमेशा छोटी. अगर हम इम्पॉसिबल इवेंट लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल हो जाती है, श्योर इवेंट लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल हो जाती है. तो दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी किस रेंज में आती है, 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज अ नंबर such that 0 less than equal to PE less than equal to 1. Now last is for any event E, there is a complementary event E bar or we can say it as not E. कि कोई भी अगर इवेंट E हम मान रहे हैं तो हर एक के
कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है जिसे ई बार लिखा जाता है, ई के ऊपर लाइन लगा के, और या उसे नॉट ई बोला जाता है। तो सच दैट, तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करें, दोनों को प्लस करें, देन इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव टेकन एन एग्जांपल। सपोज वी आर थ्रोइंग अ लूडो डाइस वंस। सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 आउटकम। टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 हैं। मान लेते हैं कि ई इवेंट है ऑड नंबर्स का, तो हमारे पास ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं? इनमें से 1 3 एंड 5। इट मीन्स मेरे फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे कितने हैं? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ये हमने ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड की है जिसे हमने ई नाम दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई और ई बार मतलब कि नॉट ई मतलब नॉट ऑड नंबर। इसका मतलब यही हो गया कि नॉट ई का मतलब हो गया नॉट एन ऑड नंबर। मतलब अब जिस चीज की हम प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं दैट इज नॉट एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर हमारे पास ये 3 हैं। इन 6 में से ये 3 ऑड नंबर हम निकाल चुके हैं, तो बाकी हमारे पास ये बच गए 2 4 6। मतलब नॉट ई की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो ऑड नंबर्स निकालने के बाद मेरे पास 3 और नंबर बच रहे हैं जो इवन है। तो नॉट ई की प्रोबेबिलिटी हो गई, फेवरेबल आउटकम मेरे पास 3 है, वो तीनों में से कोई भी हो सकता है, ओवर टोटल आउटकम 6 1/2। तो अब मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हाफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हाफ है। हम वेरीफाई कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। अब इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली हाफ, नॉट ई की प्रोबेबिलिटी हाफ, तो हाफ प्लस हाफ दैट इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि किसी भी इवेंट की हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी और उसकी नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी दोनों को अगर प्लस कर लिया जाए देन इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। और इस रिलेशन को यूज किया जाता है, सपोज हमें इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे दी और इसकी फाइंड करनी है, तो हम इस रिलेशन में अपनी वैल्यू फिल करके दूसरी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हमें नॉट ई की दी जाए प्रोबेबिलिटी, हमने ई की निकालनी है, तो इस इक्वेशन को यूज करके हमारे पास जो गिवन वैल्यू है उसे फिल करके हम अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द चैप्टर 15। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 15.1। Now exercise 15.1 first question is complete the following statements. First fill up probability of event E plus probability of event not E। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसकी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी दैट इज ऑलवेज, उन दोनों का सम क्या होता है? ऑलवेज 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, कोई भी ऐसा इवेंट जो कभी भी नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल event. So the probability of an event that is certain to happen, ऐसा इवेंट जिसके 100% चांसेस हैं कि उसकी हैपनिंग श्योर है, दैट उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हमेशा 1। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। The sum of probabilities of all elementary events of an experiment is always equal to 1। कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं प्रोबेबिलिटीज का सम अप किया जाए उन्हें, तो उनका आंसर क्या होगा? हमेशा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किस नंबर से बड़ी और उसके इक्वल होती है? 0 से। एंड लेस देन और इक्वल टू 1। और इसी के साथ एक और पॉइंट दिमाग में रखना कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की कभी नेगेटिव में नहीं आती, और ना ही 0 से छोटी मीन्स नेगेटिव नहीं आएगी, ना ही 1 से ग्रेटर 2 या 3 ऐसा कोई भी नंबर कभी नहीं आता। सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स? अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। सो फर्स्ट आंसर इज इट इज नॉट इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली नहीं होगा क्योंकि एज इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। कई फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से कार स्टार्ट ना हो, तो इसकी वजह से हो सकता है उसकी मशीनरी में खराबी हो सकती है, उसकी बैटरी में कोई डिफेक्ट हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से कार स्टार्ट ना हो।
तो दैट मीन ये इक्वली लाइकली चांसेस नहीं है कि कार, अगर कोई ड्राइवर अटेम्प्ट कर रहा है कार स्टार्ट करने के लिए, वो स्टार्ट होती है कि नहीं होती। ये डिपेंड करता है मशीनरी की कंडीशन के ऊपर। अगर वेल एंड गुड कंडीशन होगी तो स्टार्ट होगी 100%, अगर वेल एंड गुड कंडीशन नहीं होगी तो वो स्टार्ट नहीं भी हो सकती। तो इट मेनली डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द मशीनरी, सो इट इज नॉट इक्वली लाइकली। सेकेंड इज अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। एक प्लेयर है बास्केटबॉल शूट करने की कोशिश कर रहा है, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट शूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा उसकी है। सो इट इज आल्सो नॉट इक्वली लाइकली एज इट डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ प्लेयर। इस क्वेश्चन में सिंपली कहा गया कि प्लेयर ट्राइज टू शूट अ बास्केटबॉल, ये नहीं बताया गया कि कौन सा प्लेयर है, मतलब प्लेयर की एबिलिटी या उसकी ट्रेनिंग के बारे में हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, तो तब तक हम इसे नहीं कह सकते कि ये इक्वली लाइकली है। सो इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली एज इट डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ अ प्लेयर। सो थर्ड स्टेटमेंट इज अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक ट्रायल किया जाता है किसी आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट है कि उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, तो ये 50-50% चांसेस है। सो दिस इज इक्वली लाइकली आउटकम। सो थर्ड आंसर इज इक्वली लाइकली आउटकम। सिमिलरली फोर्थ पार्ट, अ बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और गर्ल। सिमिलर है, बॉय या गर्ल कोई भी हो सकता है, सो इट इज आल्सो इक्वली लाइकली outcome. Third question, why is tossing a coin to be a fair way of deciding which team should get ball at the beginning of football game? क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अगर फुटबॉल गेम को शुरू करने के लिए कॉइन को ही टॉस के लिए क्यों यूज किया जाता है एज अ फेयर वे, कि कौन सी टीम जो है वो बिगनिंग करेगी, ठीक है, तो इसके लिए कॉइन को ही क्यों यूज किया जाता है। कॉइन की एक स्पेशलिटी है कि कॉइन के जो, हमें पता है कि कॉइन में हेड या टेल ही अकर होंगे, तो कॉइन की जो खासियत यही है कि हेड और टेल वो दोनों इसके इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। और इक्वली लाइकली इवेंट्स में क्या होता है, जब तक कॉइन नीचे नहीं गिरेगा तब तक कोई नहीं डिसाइड कर सकता कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो दैट मीन्स कि कॉइन को इसीलिए फेयर वे माना जाता है क्योंकि इसमें किसी तरह की पार्शियलिटी किसी टीम के साथ नहीं होती, और इसका जो रिजल्ट होता है अनप्रेडिक्टेबल होता है, मतलब इसकी एडवांस में हम कोई जजमेंट नहीं कर सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। सो वी विल राइट इट्स आंसर बिकॉज इट्स रिजल्ट्स आर कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रिडिक्टेबल नहीं होते, इनके एडवांस में हम कोई इनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आती, तो ये एकदम से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो डायरेक्टली थ्रो होने के बाद, जमीन पे गिरने के बाद ही आता है। सो दैट्स वाई इट इज अ फेयर वे टू डिसाइड विच टीम विल स्टार्ट द गेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। नीचे हमें 4 प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 2/3, अगर इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करें ये 0 पॉइंट समथिंग बनेगा। बी ऑप्शन में माइनस में दे दिया। सी ऑप्शन 15% है, 15% को अगर हम 15/100 लिखेंगे तो ये भी 0.15 ही बनेगा। 0.7 ऑलरेडी 0 और 1 के बीच है, तो इन सब में से एक बी ऑप्शन है जो कि नेगेटिव है, जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। हमने बोला कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होने का मतलब ये 0 से छोटी हो गई वैल्यू, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती। सो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी। ना क्वेश्चन नंबर 5, इफ PE इज इक्वल टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज गिवन दैट इज 0.05 एंड वी वांट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। नॉट E की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो हमने रिजल्ट किया था प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ E, देयर सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 0.05, नॉट E की हमने फाइंड करनी है, नॉट E सो इज इक्वल टू 1। अब इस टर्म को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड पे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.05, तो हम इसे माइनस कर देते हैं 1.00 0.05, सो वी विल गेट 0.95 एज योर आंसर।
So this is today's lecture of probability. In next lecture we will continue from the question number 6. Okay, thank you and have a nice day.